निम्न जातियों का जो आंदोलन है उस पर भी हम एक थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, ताकि निम्न जातियों का जो आंदोलन उसके विकास का जो क्रम है वो साथ ही हम समझ सकें। निम्न जातियों का जो आंदोलन है इसने हमारे देश के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, बड़ी आबादी इसमें शामिल थी और उसके विकास क्रम को हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझेंगे साथी। तो साथी हम इसको शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का बेसिक आधार ही था समाज का बंटवारा। उच्च जाति में कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और निम्न जाति में शूद्र थे। शूद्र का अर्थ था पूरा मेहनतकश वर्ग, जिसमें ये तीन जाति छोड़ के बाकी सब शूद्र थे। आज के समय से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जितना पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं वो सारी शूद्र हैं, ये हमको ध्यान रखना है। केवल तीन जाति छोड़ के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं, ये हमको समझना है। ये शूद्र का डेफिनेशन था। इसलिए बड़ा मेहनतकश वर्ग जो है शूद्र के रूप में था वर्ण व्यवस्था में। और वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र थे उनको किसी भी तरीके के अधिकार नहीं थे, ना उनको कोई सामाजिक अधिकार थे। उनको ये कहा गया था कि तुम्हारा काम है दुजों की सेवा करना। वर्ण व्यवस्था ने इस पूरे वर्ग को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से उसका विकास नहीं होने दिया। सदियों सदियों तक इनको गुलाम बना के रखा, दास बना के रखा और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। और इस वर्ण व्यवस्था में हम ये भी देखते हैं कि शुरुआत से जैसी वर्ण व्यवस्था आगे की तरफ बढ़ी वैसे ही नए नए तरीके के अत्याचार बढ़े, नए नए तरीके के जो है कुप्रथाएं बढ़ी, नए नए तरीके के नियम बने। तो हमें देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और घातक हुई। और इस समय जब ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो राजाशाही व्यवस्था को जब अंग्रेजों ने खत्म किया उस समय चरम पे था। इसलिए भगवान ने कहा है, धर्म ने कहा है, इसको धर्म के साथ जोड़ के लोगों के दिमाग में बिठा दिया था। और इस शोषण का सबसे बढ़िया तंत्र था। इसलिए राजा, महाराजे, रियासतें और जो भी समाज के उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे वो इस व्यवस्था को लागू करने का पूरा दबाव बना के रखते थे, क्योंकि उनका चल रहा था। तो ये हमको समझना है साथियों, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अंग्रेजों के आने के बाद से फिर इस जो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था की, मनु की जो व्यवस्था थी, उसको तोड़ने का कोशिश किया गया। जब ये तोड़ने का कोशिश अंग्रेजों ने किया तो उसमें भी टकराव हुआ। एक ऐतिहासिक तथ्य जिससे हम समझ सकते हैं, महार सेना बनी थी मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए। और महार सेना अंग्रेजों ने बनाई थी और महार सेना ने लड़के मराठाओं को खत्म करवाया था। तो महार सेना जब बनी, मराठों से लड़े, तो उस समय जो बाकी जो हिंदू राष्ट्र वाले लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, जो वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ण के, उनने कहा ये तो गड़बड़ कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद से उनने तब से लेकर के अंग्रेजों को साफ कहा कि शूद्रों को, वो खासतौर से महारों को सेना में भर्ती नहीं करना है। अगर आपने इनको सेना में भर्ती किया तो हम सेना छोड़ के चले जाएंगे। और आपको याद होगा कि जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें 60 से 65% तक लोग ब्राह्मण और ठाकुर थे, वैश्य थे। तो हमको ध्यान रखना है कि फिर अंग्रेजों ने दबाव में आके 1892 में फिर दोबारा प्रतिबंध लगाया कि जो दलित हैं, महार हैं, शूद्र हैं, उनको सेना में भर्ती पे रोक लगा दी। कितना संगठित था ये हमको समझना है। ये पृष्ठभूमि रही साथियों, जिसको मैंने आपको थोड़ा समझने के लिए समझाई। अब जब आज़ादी के बाद से सबके आंदोलन अपने अपने चले, मुस्लिमों का समाज का अलग आंदोलन चल रहा था, हिंदुओं के नाम से कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर भी दो ग्रुप थे। उसके बाद से साथियों उसी विकास के क्रम में दलितों को भी, ये निम्न जात के लोगों को भी लगा कि हमारे भी अधिकार होना चाहिए, हमारे अधिकार के लिए भी चर्चा होनी चाहिए। तो उसी बीच में एक धारा निकली जिन्होंने निम्न वर्ग के शूद्रों के कल्याण के लिए आंदोलन शुरू किया। उसमें जो पहली धारा थी वो ज्योतिबा फूले थे। ये पहले आदमी थे जिन्होंने संगठित रूप में निम्न जाति के लोगों के लिए आंदोलन शुरू किया, ज्योतिबा फूले। ये हमको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फूले, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने बच्चियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़ा आंदोलन चलाना। तो यहाँ से दोनों ने मिलके ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से शुरू किया साथ।
इन्होंने 1872 में गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, जिस किताब के अंदर निम्न जाति की जो गुलामी है उसके बारे में समझाया और उनको इस गुलामी से बाहर निकलने का आह्वान किया। इसी के साथ साथियों 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इससे उन्होंने ये निम्न जाति के जो लोग हैं उनके समाज के कल्याण के लिए चेतना को आगे बढ़ाया, चेतना को पैदा किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की मुहिम को शुरुआत किया। इसी आंदोलन के दौर में 1888 में मुंबई में एक सभा में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई और ज्योतिबा फूले के नाम के सामने महात्मा ज्योतिबा फूले लोग उनको कहने लगे। इसके बाद साथियों दूसरा जो बड़ा आंदोलन इस आंदोलन को आगे बढ़ाया वो थे ई.वी. रामासामी पेरियार, जिनको हम पेरियार कहते हैं। जो पेरियार थे ये एक्चुअल तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए जिन आंदोलनों का असर पूरे देश के ऊपर पड़ा। पेरियार का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1879 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई 24 दिसंबर 1973। ये 94 साल जिए। तो पेरियार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन के उस रूप को देखा था जो ज्योतिबा फूले ने चलाए थे और अंबेडकर के पूरे आंदोलन को उन्होंने देखा और अंबेडकर के डेथ होने के बाद भी इस आंदोलन को उन्होंने देखा। तो ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने पेरियार ने जो है निम्न जाति के लोगों का हर तरह से वैचारिक रूप से धार्मिक हर तरीके से उनकी चेतना के को विकास करने का काम किया और इन्होंने एक जस्टिस आंदोलन भी चलाया था और एक बड़ा आंदोलन चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। ये 1920 में चलाया था। ये तमिलनाडु में जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ ये आंदोलन था। दलितों के को जो मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, ये जो सारे धर्म के नाम पे जितनी विकृतियां थी उसके खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ने चलाया था और पेरियार ने कहा था कि हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, दलितों को भी शूद्रों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। इसलिए उस आंदोलन का नाम आत्मसम्मान आंदोलन रखा गया था। उसके साथ में साथियों पेरियार ने जो है सबसे ज्यादा वैचारिक काम किए। उन्होंने रामायण की जगह एक असली रामायण लिखी। उन्होंने कहा ये रामायण झूठी है और नकली है, असली जो रामायण है उसको लिखा और उन्होंने धर्म ग्रंथों के मनुस्मृति के जितने भी गलत तथ्य हैं उनको बारे में समझाया। जो देवी देवताओं की परिकल्पना थी उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे इस तरीके से शब्द कहे जो हिंदू धर्म के लोगों को अभद्र शब्द उन्होंने कहे कि अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं देवी देवताओं के प्रति। उनका समझ ये था कि जो देवी देवताओं का डर है ये डर कैसे भी इन निम्न जाति के जो लोग हैं उनके दिमाग से निकले। इसलिए उस डर से निकलने के लिए बहुत सारे ऐसे तथ्य उन्होंने देवी देवताओं के बारे में भी कहे जिसको बाद में हिंदू धर्म के लोगों ने उनको उसके बारे में उनकी आलोचना की, उनको गलत कहा। तो इस तरीके से पेरियार जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत बड़ा आंदोलन है, उनका जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है। तो हमको समझना है कि निम्न जाति के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान पेरियार का है, जो जाति का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और आगे बढ़ाया था। इसको हमको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरे जो साथी बड़े निम्न जातियों के आंदोलन के बड़े योद्धा के रूप में सामने आए वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में उनका डेथ हुआ था। और भीमराव अंबेडकर जो है महार जाति से थे। बाद उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे रिसर्च किए जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। इस तरीके से हिंदू महासभा हिंदुओं का संगठन था, आरएसएस था, मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन था, कांग्रेस जो है एक बीच का संगठन था, सबको लेके चल रहे थे। तो भीमराव अंबेडकर ने इस आज़ादी के आंदोलन के दौरान दलितों की जो समस्या है उसको उठाया। इसलिए बहुत प्रमुख रूप में जो भीमराव अंबेडकर है उनका रोल बहुत बड़ा है सारे आंदोलन में, जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। जो ये जाति व्यवस्था है इसको जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था ने पैदा किया और वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म ने पैदा किया। तो इसके कनेक्शन को उन्होंने समझाया और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी समझाई कि ये जाति व्यवस्था नष्ट क्यों नहीं हो रही, या जाति व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे है।
ये सारी थ्योरियों को साथी में आगे आपको समझाऊंगा। और 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, जब वो आंदोलन में जुड़े, तो अंबेडकर ने भी ये कहा कि कांग्रेस उच्च जातियों का संगठन है। कांग्रेस के अंदर चाहे वो हिंदू राष्ट्र वाले लोग हों और चाहे वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वाले लोग हों, सारे उच्च जातियों के लोग थे। तो शूद्र जो है समाज से कटे हुए थे। अंबेडकर के आने के बाद से शूद्रों के बारे में चर्चा शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने आह्वान किया कि दलित जो जाति है, इनको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, उनको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर के अपनी बातों को उठाना पड़ेगा, अंग्रेजों के सामने अपने भी सवाल रखने होंगे। तो ये बात जो है अंबेडकर ने लोगों को समझाई और इस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने अंबेडकर की बात सुनी और एक समय के बाद अंबेडकर को अंग्रेजों ने बहुत महत्व दिया। ये महत्व आपको इस रूप में भी हो सकता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, या इस महत्व रूप में भी महत्व दिया होगा कि ये एक नया गुट पैदा कर रहे हैं जिससे हमको और इनको बांटने में आसानी होगी। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से दलितों के लिए सीधी डायलॉगिंग करने लगे और 1920 में इन्होंने विधिवत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया और इस संगठन का नाम था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ये अंग्रेजी में था, वो हिंदी में इसका नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। के बाद से 1924 में फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस नाम से संगठन बनाया। उसके साथ ही एक परिस्थिति और थी, जो मजदूर थे उस समय, जो कपड़ा मिलों में काम कर रहे थे बड़े संख्या में, क्योंकि मेहनत का वर्ग शूद्र ही थे। शूद्र में पिछड़ा वर्ग की सारी जातियां थी। बार बार मैं बोलते जा रहा हूं, जब भी मैं शूद्र बोलूं तो उसका अर्थ यही है, पिछड़ा वर्ग की जातियां भी उसमें शामिल हैं। तो ये कारखानों में जितने भी मजदूर थे उसमें बड़ी संख्या में शूद्र ही थे। इसलिए इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के लिए संगठन बनाया, मजदूरों के लड़ने के लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियंस लेबर पार्टी। मतलब एक बहुत ही सिस्टमेटिक, मेहनत कश वर्ग के कल्याण के लिए, उसके मुद्दों को लड़ने के लिए हर वर्ग में अलग अलग तरीके से उन्होंने संगठन को खड़ा किया। इस तरीके से समाज का जो मेहनत कश वर्ग था, वो मेहनत कश वर्ग के हिस्से के मुद्दों को उठाना शुरू किया। ये पहला तंत्र था अंबेडकर के रूप में, ये हमको ध्यान रखना है। और दूसरा जो मेहनत कश वर्ग का मुद्दा उठाने वाला कौन पैदा हुआ? कम्युनिस्ट पार्टियां, जो क्रांतिकारी आंदोलन की एक धारा से निकली, कम्युनिस्ट पार्टियां। फिर मजदूर के सवालों को आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टियों ने उठाया। तो हमको ये समझना है कि इसमें भी दो ध्रुवीय या दो वर्गीय चेतना है। कांग्रेस के अंदर पूंजीपति वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे, दोनों ग्रुप में, धर्मनिरपेक्ष वाले में और हिंदू राष्ट्र वाले में कुलीन वर्ग के लोग थे। और जो गरीब वर्ग था, मेहनत कश वर्ग था, उसके लोग निम्न जाति के आंदोलन में अंबेडकर ने इकट्ठा किया, आगे चल करके कम्युनिस्टों ने इकट्ठा किया, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का आंदोलन हुआ, वामपंथी आंदोलन हुआ। इसलिए हमको समझना है साथियों कि जो दो वर्ग हैं, जो कुलीन वर्ग है, उच्च जाति के लोग हैं, वो एक वर्ग में बटे हुए थे, और निम्न जाति के लोग और मेहनत कश वर्ग है वो एक ग्रुप में जुटा हुआ था, जिसमें हम दोनों ग्रुप के नेतृत्व भी अलग अलग देख रहे हैं। जो कुलीन वर्ग का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था, जिसमें दोनों वर्ग थे, और जो मेहनत कश वर्ग का नेतृत्व अंबेडकर के हाथ में था और कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ में था, वामपंथी दलों के हाथ में था। ये वर्गीय विचारधारा है जिसको हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद साथियों, अंबेडकर ने ये कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की अनुमति दी गई है, अंग्रेजों ने 1909 में दी थी, उसी तरीके से जो दलित हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल की छूट दी जाए, ताकि वहां से जो दलित हैं वो चुनाव लड़ सकें और चुनाव लड़ने के बाद से उनके प्रतिनिधि भी विधानसभाओं में जा सकें, ताकि उनकी बात वो उठा सकें। नहीं तो जो ढांचा जिस प्रकार से था, उसमें अंबेडकर का कहना यह था कि किसी भी सूरत में जो भले ही समाज की संख्या ज़्यादा है, मगर सामाजिक रूप से जो निम्न जाति के लोग हैं, ये कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकते।
इस तरीके से उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की अंग्रेजों से। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो 1930 में अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। गोलमेज सम्मेलन पे विस्तार में बाद में बात करूंगा। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला हुआ था। उस सम्मेलन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, और वो किसकी तरफ से गए थे? दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। उसमें उन्होंने दलितों के सवालों को रखा और एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात को रखा। उसके बाद से 1931 में फिर दोबारा गए, और 1931 में भी उन्होंने दोबारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखा। 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक निर्णय लिया, कम्युनल पंचायत जिसको कहते हैं। उस निर्णय के तहत उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने मुसलमानों को, सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी है, उसी तरीके से हम दलितों को भी, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल की देने की घोषणा करते हैं, और इनको पृथक निर्वाचन मंडल की देने का अधिकार अंग्रेजों ने दे दिया। अब ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इसके अंदर प्रावधान ये था कि जैसे अगर मुसलमान का पृथक निर्वाचन मंडल है, तो उस क्षेत्र से मुसलमान प्रतिनिधि खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट करेंगे। दूसरे धर्म के या दूसरे जाति के लोग उनको वोट नहीं कर सकते। पृथक निर्वाचन मंडल में घोषित किया जाएगा, उसमें दलित ही चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ दलित ही उनको वोट करेंगे। तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल। इसके बाद से साथियों क्या हुआ कि 1932 में गांधी जी भी गोलमेज सम्मेलन में 31 में गए थे, और वहाँ से कोई सहमति नहीं बन पाई थी अंग्रेजों के साथ। तो भारत आते ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। जैसे ही आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी को जैसे पता चला कि दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा अंग्रेजों ने कर दी, तो उन्होंने वहीं पे अनशन शुरू कर दिया कि इसको वापस लो। हमको साथ एक चीज़ और समझना है कि कांग्रेस और महात्मा गांधी का एक सकारात्मक रोल ये था कि ये सबको बांधने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जो ये हमारे साथी बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, इसको हमको समझना, तथ्यात्मक रूप से मैं आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस ने हर समय ये कोशिश की कि देश का गुटों में लोग ना बटें, सब लोग मिलकर के एक राष्ट्रीय एकता के रूप में रहें, और राष्ट्रीय एकता के रूप में रहेंगे तो हमारा देश का बंटवारा नहीं होगा। तो इन ग्रुपों को जो अंग्रेज बना रहे थे और अलग से स्वाभाविक रूप से लोग संगठन बना के पैदा कर रहे थे, इसको बांधने का, इकट्ठा करने का कोशिश कांग्रेस कर रही थी। एक बहुत ही सकारात्मक तथ्य जिसको हमको ध्यान रखना है। तो इसके बाद साथियों महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया। महात्मा गांधी ने कहा कि यह निर्णय गलत है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो गया, उसी तरीके से अब ये हिंदुओं के अंदर भी दो ग्रुप बना करके हिंदुओं के अंदर भी बंटवारा करना चाहते। तो उन्होंने 6 दिन तक अनशन किया। उसके बाद से मदन मोहन मालवीय और भी कुछ लोग उनके साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने गांधी से मिले, उन्होंने फिर अंबेडकर से बात की, अंबेडकर को समझाया, दोनों के बीच में बात करवाई। बात करने के बाद साथियों एक समझौता हुआ, जिसको हम इतिहास में पूना पैक्ट बोलते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और ये समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते में अब साथी बहुत सारे मुद्दे थे, मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में जब पूना पैक्ट समझाऊंगा। तो इस समझौते में मुख्य बात यह थी कि महात्मा गांधी ने अंबेडकर को समझा लिया कि यार ऐसा ना करो, ये जो है अलग अलग हिंदू धर्म के अंदर भी दो ग्रुप बना करके हमको बहुत मुश्किल होगी। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम जो है दलितों के कल्याण के लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा, मैं आंदोलन चलाऊंगा। उसके बाद से उन्होंने फिर 1 साल तक रेगुलर जो हरिजन आंदोलन चलाया। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन चला दलितों के लिए। और यहाँ से हमको समझना है, यहीं से दलितों के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल केंद्र में आए। ये भी ध्यान रखना कि दलितों के जो मुद्दे हैं यहीं से केंद्र में आए। महात्मा गांधी और कांग्रेस के केंद्र में पहले दलितों के मुद्दे नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है। दलितों के मुद्दे केंद्र में यहीं से आए। पूना पैक्ट के बाद
महात्मा गांधी का बिल्कुल माइंड सेटअप चेंज हुआ और उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में दलितों के आंदोलन को जोड़ा। अंबेडकर जी थे, अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस लिया। मांग को वापस लेते ही अंग्रेजों ने इस पृथक निर्वाचन जो मंडल का घोषणा किया था उसको रद्द किया। अब इसके बाद से क्या हुआ, ये तय हुआ महात्मा गांधी का और अंबेडकर के बीच में कि अलग निर्वाचन मंडल की बात नहीं करेंगे, मगर कुछ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षण होगा। जिसमें उन्होंने कहा कि 18% सीटें जो हैं उस पर दलित ही चुनाव लड़ेंगे, वोट सब लोग करेंगे मगर उसका कैंडिडेट जो है दलित होगा। तो इसको महात्मा गांधी ने मान लिया। इसको मानने के बाद से शुरुआती दौर में जो था 18% आरक्षण यहाँ से शुरू हुआ दलितों के लिए। ये हमको ध्यान रखना। और भी बहुत सारे मुद्दे इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो साथियों, यहाँ से फिर ये दलितों की जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी मांगें इस आंदोलन के केंद्र बिंदु में आ गई और उसके बाद में अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका में आ गए, दलितों के नेतृत्व की भूमिका में। तो साथियों, इस वीडियो को आप यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अपीलें करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और साथ में हमारी दर्शन सीरीज के जो वीडियो हैं हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग सीरीज के वीडियो हैं, उनको सुने और इन सभी वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।